बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है वो असनाफ़ अदब उर्दू पे मुश्तमिल है। इसके दो बड़े हिस्से हो जाते हैं। अगर हम उर्दू अदब के इजहारिये को डिस्कस करें तो उसमें दो बड़े हिस्से, दो बड़े पोर्शन आप कह सकते हैं, या दो बड़े इजहारिये आप कह सकते हैं। पहले नंबर पे असनाफ़ नसर और दूसरे नंबर असनाफ़ सुखन, या इसे शेर व शायरी बोल सकते हैं आप। असनाफ़ नसर को अगर डिटेल से गुफ्तगू करना चाहें तो इसके फिर दो हिस्से हो जाते हैं। एक को अफ़सानी नसर कहते हैं, दूसरे को गैर अफ़सानी नसर कहते हैं। अफ़सानी नसर फिर चार हिस्सों पे, चार मतलब सिन्फ पे, चार इकसाम पे मुश्तमिल है, जिसको दास्तान, नावल, अफ़साना और ड्रामा, ये चार सिन्फ हैं जो अफ़सानवी नसर को जो है ना उसके हिस्सा में आ जाती हैं। इसी तरह गैर अफ़सानवी नसर में 10 से 12 चीज़ें जो हैं जो मारूफ हैं, उन पे पहले नंबर पे इंशाइया है, खतूत हैं, खुद नविश्त है, सवाने है। उसमें फिर छठे नंबर पे अगर हम देखें तो सफ़रनामा है, आबीती है, खाका है, रिपोर्टाज है, तंज़ो मज़ा है। इसी तरह अब हम अगर शायरी को जो है असनाफ़ सुखन को हम डिस्कस करते हैं तो उसके जो मुख्तलिफ़ पोर्शन हैं वो मौजू के लिहाज से भी हैं, हायत के लिहाज से भी हैं। मौजू के लिहाज से जो तकसीम है उसमें हम्द, नात, मनकबत, मनाजात, गज़ल, कसीदा, मज़दिया, शेर अशूब, वसुख़त, रेख्ती, पैरोडी, गीत, हजूब। और इसी तरह अगर हम आगे हायत के लिहाज से तकसीम करें तो उसमें मसनवी है, रुबाई है, कत्ता है, मुसम्मत है, तरकीब बंद है, तरजीह बंद है, तराइल, हाइको, नसरी नज़म, इसके बाद नज़म आ जाती है। ये जो आगे स्लाइड मूव कर रही हैं, पाबंद नज़म, आज़ाद नज़म, मरा नज़म, सांट, ये नज़म की ही इकसाम हो जाती हैं। अगर हम बढ़ते हैं असनाफ़ अदब में तो उसमें सबसे पहले नसर को अगर हम डिस्कस करते हैं तो नसर को उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन को देखा जाए तो उससे नसर के लुग़वी मानी बिखरी हुई शय के हैं। वो तहरीर जो मंजूम ना हो बल्कि आम गुफ्तगू की तरह लिखी जाए उसे नसर कहते हैं। मंजूम से मुराद वो ऐसे ऐसे समझ लें, उसका जो खाका है वो जो नज़म की सूरत में है, जो वज़न के साथ होता है, यानी उसमें काफ़िया रदीफ़ है, वो उनकी पाबंदी नहीं होती नसर में। नसर को चार बड़ी इकसाम में तकसीम किया जाता है। उनमें से जो सादा नसर है, सादा नसर से मुराद ऐसी नसर को कहते हैं जिसमें रियायत बात वगैरह ना हो बल्कि आम फहम और आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो। जो बागो बहार है फोर्ट विलियम में लिखी गई, फोर्ट विलियम जो एक इदारा बना था, फोर्ट विलियम कॉलेज, उसमें राइटर थे मीर अमन, उन्होंने बागो बहार लिखी, वो इस सादा नसर की जो है एक बेहतरीन मिसाल है। इसी तरह आगे अगर हम चलें, सलीस नसर, लफ्ज़ और मैनी दोनों एतबार से आसान नसर को सलीस नसर कहते हैं। इसमें रियायत लफ्ज़ी का इस्तेमाल भी नहीं होता। खतूत गालिब जो हैं वो इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। आगे अगर हम मुकस्सा नसर पे गौर करें तो उसकी जो तारीफ़ बनेगी कि वो नसर जिसमें वज़न तो ना हो लेकिन काफ़िए का एहतमाम किया गया हो। किसी ज़माने में इसका रिवाज था, बल्कि जुनून था। अगर आप देख लें कि मीर अमन की जो एक नसर लिखी गई है, सादा नसर है, उसके मुकाबले में रजब अली सरूर जो है उन्होंने फसाना अजैब के नाम से ये जो नसर की किस्म है मुकफ़ा नसर, वो एक बेहतरीन इसकी मिसाल है। इसी तरह मुसज्जा नसर जो है, मुसज्जा नसर ऐसी नसर को कहते हैं जिसके दो जुमलों के तमाम अल्फाज एक दूसरे के हम वज़न हों और आखिर के अल्फाज भी हम काफिया हों और कभी रतीफ़ का इस्तेमाल ना हो, तो इसको जो है वो मुसज्जा नसर कहते हैं। इसी तरह रंगीन नसर जो है, ऐसी नसर को कहते हैं जिसमें सनाए लफ्ज़ी व मानवी से काम लिया गया हो। मसलन अगर थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करना चाहें तो बंदा हरारत कल्ब के आर्ज़े से हैरान व शशदर रहता ही था, अब ज़ाफ़ो दिमाग की बीमारी ने और भी आजिज़ और रिच कर दिया। हर दम यही सोच और मंसूबा आता था कि किधर जाऊं और कौन सी ऐसी चाल चलूं कि ये आर्ज़ा बढ़ने ना पाए। इस बारे में इन दिनों हकीम शाहरुख मिर्ज़ा साहब इस शहर में वारिद हुए। उनकी तारीफ़ बहुत सुनी थी। उनके नज़दीक बादशाह और वज़ीर और फ़कीर, मस्कीन और अमीर सब बराबर, फ़ेल बराबर, मरीज़ों की खबर गिरी के वास्ते
बारादरी में शतरंजी बिछाए बैठे रहते थे। इस नमूने में बहुत सारे अल्फाज शतरंज के मुनासबात से ताल्लुक़ रखने वाले, मसलन कल्ब, जिच, मंसूबा, किधर जाऊं, चाल चलूं, बढ़ने ना पाए, बादशाह, वज़ीर, अमीर, फ़ेल, नशीं वगैरह, ये जो है ये सनाए बदाए का इस्तेमाल इसे जो है ना खूबसूरत करता है। तो ये जो है नसर की कुछ इकसाम थी। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जो अफसानवी नसर का हिस्सा है उसमें सबसे पहले दास्तान का तज़किरा है। दास्तान असनाफ़ नसर की वो तवील सिनफ है जिसमें माफ़ूकुल फ़ितरी अनासर और दूसरे लवाज़मात की मदद से किस्सा दर किस्सा या दास्तान दर दास्तान कहानी बयान। इस एक ऐसी कहानी, फ़र्ज़ी कहानी आप कह लें, जिसमें माफ़ूकुल फ़ितरी अनासर जो है, जिन परियाँ, उनका बहुत ज़्यादा तज़किरा हो। बहरहाल इनकी जो मज़ीद तफ़सील है उसमें हम एक और लेक्चर बनाएंगे, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है तो वो उसमें सिर्फ़ इनका जो ऐसे समझ लें डेफिनेशन, तारीफ़ जिसे कह सकते हैं, वो बयान करते जा रहे हैं। इसी तरह दास्तान के लिए अगर हम इसके इजाए तरकीबी देखें तो उसमें तवालत है, प्लाट, किरदार निगारी, मौफूकुल फ़ितरत अनासर, मंज़र निगारी और असलूब जो है वो इसके इजाए तरकीबी में आ जाता है। तो अफ़सानसर की दूसरी जो किस्म है वो है नावल। नावल इतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावेला से निकला है। नावेला के मैनी नया, अनोखा, अजीब। लुगत के एतबार से नावल के मैनी नादिर और नई बात के हैं, लेकिन सिनफ़ अदब में इसकी तारीफ़ बुनियादी ज़िंदगी के हक़ैक़ को बयान करना है। नावल की अगर जामे तारीफ़ की जाए तो कुछ यूँ होगी। नावल एक नसरी किस्सा है जिसमें पूरी ज़िंदगी बयान की जाती है। नावल के अनासर तरकीबी या इजाए तरकीबी प्लाट, कहानी, किरदार, मकालमा, ज़माओ मकां, असलूब, नुक्ता नज़र और मौजू वगैरह इसमें है। तो अफ़सानवी नसर में जो तीसरा बड़ा एक इसका कह लें कि जी सिनफ है, किस्म है, वो है अफ़साना। अफ़साना अदब की नसरी सिनफ है। लुग़त के एतबार से अफ़साना झूठी कहानी को कहते हैं, लेकिन अदबी इस्तिलाह में ये लोक कहानी की ही एक किस्म है। नावल ज़िंदगी का कुल और अफ़साना ज़िंदगी का एक जुज़ पेश करता है। मतलब जो नावल है वो तवालत पे मुश्तमिल है, वो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को कवर करने की कोशिश करता है। अफ़साना है, ये मुख्तसर सी कहानी होती है और ज़िंदगी के किसी ख़ास हिस्से को जो है ना ये इसमें डिस्कस किया जाता है। तो ये मुख्तसर टाइम में होता है, जो घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे में जो है ना इसको आप पढ़ते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट इसका है वो है ड्रामा। ड्रामा यूनानी लफ्ज़ ड्राओ से निकला है जिसके मैनी है करके दिखाना। इस तारीफ़ की रूह से देखा जाए तो ड्रामा में बुनियादी चीज़ अमल है। यानी कोई एक्ट, कोई बात जो है, जो आपने अपने फ़न से, अपने एक अमल से, अपनी हरकत से उसको जो है ना अगर निभाना है तो ड्रामा कहते हैं। इसी तरह अगर हम असनाफ़ उर्दू अदब के गैर अफ़सानवी अदब को हम डिस्कस करना चाहें तो उसमें सबसे पहले इंशाइया है। इंशाइया के लुग़वी मानी इबारत के हैं। इंशाइया नसरी अदब की वो सिनफ है जो मज़मून की मानद लगती है मगर मज़मून से अलग अंदाज रखती है। इंशाइया में इंशाइया निगार आज़ादाना तौर पर अपनी तहरीर पेश करता है जिसमें उसकी शख्सियत का पहलू नज़र आता है। किसी ख़ास नतीजा के बगैर बात को ख़त्म करना यानी नतीजा को कारी पर छोड़ देता है। मशहूर इंशा परदाज़ों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, अबुल कलाम आज़ाद, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, पतरस बुखारी, ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सदीक़ी इब्न इंशा जो हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं। इसी तरह अगर इसकी दूसरी बड़ी किस्म की तरफ जाएँ तो मज़मून निगारी जो है, मज़मून निगारी उर्दू नसर की ख़ास सिनफ है। अंग्रेज़ी में इसे एसे कहते हैं। ये गैर अफ़सानवी सिनफ है जिसका आगाज़ उर्दू में दिल्ली कॉलेज से होता है। सर सैयद अहमद ख़ान और उनके साथियों ने इस सिनफ को बहुत फ़रोग़ दिया। मज़मून की तारीफ़ इस तरह की जा सकती है कि जी किसी मौजू पर अपने ख़यालात को मरबूत और मुदल्लिल अंदाज में इस तरह पेश करना कि उसको समझने वाला आसानी से समझ सके और मुतासिर हो सके उस तहरीर से, तो उसको मज़मून कहते हैं। इसकी नेक्स्ट जो किस्म है उसको ख़त या मकतूब कहते हैं। ख़त या मकतूब दो अफराद या इदारे के दरमियान इत्तलाआत व मालूमात के लिए लिखा जाने वाला पैगाम है। वैसे आजकल के दौर के जो नौजवान हैं शायद इस नाम से वाकिफ़ ना हों, लेकिन जो पुराने बुज़ुर्ग हैं वो इस, क्योंकि ये एक वाहिद ज़रिया होता था जो मुख्तलिफ़ लोगों के दरमियान
مختلف اداروں کے درمیان ایک رابطے کا باعث بنتا تھا۔ آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ایمو کا زمانہ ہے، وہاں لائیو کال بھی ہو جاتی ہے اور میسج بھی فوراً سے پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بات جو خطوط ہیں یہ تو بہت پہلے کی بات ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے، حال احوال جاننے کے لیے جو ہے نا، تو یہ اس اردو ادب کا استعمال کرتے تھے۔ خود نوشت آپ بیتی یک نثری ادبی صنف ہے۔ یہ صنف مصنف کی اپنی سوانح عمری کہہ سکتے ہیں۔ خود نوشت جو ہے آٹو بایوگرافی، اگر انگلش میں آپ اسے کہیں تو آٹو بایوگرافی ہوگا، جسے انگریزی میں آٹو بایوگرافی کہتے ہیں، اور اس میں جو مصنف ہے وہ اپنی کہانی بیان کرتا ہے۔ اور نیکسٹ اگر ہم دیکھیں اس سوانح جو ہے، سوانح کو ہم کہتے ہیں کہ جی اگر کسی بندے کی کوئی اور بندہ کہانی بیان کر رہا ہو تو اسے سوانح عمری کہہ سکتے ہیں۔ تو غیر افسانوی ادب میں یہ ہمارے پاس جو سلائیڈ ہے، سفرنامہ ادب کی ایک صنف ہے جس میں بیرونی ادب، تلاش بینی ادب، مہم جویانہ ادب یا قدرتی لکھائی اور رہنما کتب اور دوسرے ملکوں کے دورے شامل ہیں۔ سفر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مسافت کرنا کے ہیں، یعنی بنیادی جو چیز ہے سفر نامہ لکھنے کے لیے وہ سفر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سفر نامہ کسی بھی خطے، کسی بھی علاقے، وہاں کی تہذیب، ثقافت، تمدن، رسم و رواج، اس کے بارے میں ایک ایسا مسودہ کہہ لیں ہوتا ہے جو اس کی بیسک جو انفارمیشن ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ اگر آپ نے کسی جگہ کا سفر کرنا ہے تو وہ سفر نامہ اگر آپ پڑھیں گے اس علاقے کا تو اس سے آپ کو چیزوں کا اندازہ ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کے جو ہے نا وہ لائف سٹائل کیا ہے، وہاں کی خوراک کیا ہے، وہاں کا لباس کیا ہے۔ تو یہ بھی اردو ادب کی جو ہے نا ایک معروف صنف ہے۔ آگے ہم چلیں تو آپ بیتی، یہ ویسے پہلے بھی ہم سوانح کے طور پہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ آپ بیتی کسی شخصیت کا اپنی ذاتی زندگی کے اس کو ایک عمل ہے یا اس کی زندگی ہے یا اس کے بارے میں جو آپ کی رائے ہے جو ہے نا وہ اس کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ سوانح بھی ہم ویسے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کسی شخصیت کے متعلق اس کی زندگی کے بارے میں تمام رودات کو یکجا کر کے مرتب کرنا جو ہے وہ سوانح کہلاتا ہے۔ اسی طرح طنز و مزاح کے لفظی معنی ہنسی مذاق، مطلب ایسا ایک مزاح جو ہلکے پھلکے انداز سے پیش کیا جائے، یعنی چھیڑ خانی کی جائے، ایسی تحریر جو آپ کو ہنسنے پر مجبور کر دے، اور اس تحریر میں تنقید کو مزاح کا جامہ پہنا دیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی قاری ہنسنے پر مجبور ہو جائے، طنز و مزاح کہلاتی ہے۔ طنز و مزاح ایک اردو ادب کی جو ہے مشہور صنف ہے، اور لطیفہ گوئی بھی جو ہے نا اسی سے ہی آگے ہے۔ اس میں طنز نہ کیا جائے بلکہ ہلکی سی مزاح سے جو ہے نا چیزوں کو بہتر کیا جائے۔ تو غیر افسانوی ادب میں جو آگے نیکسٹ سلائیڈ ہمارے پاس ہے وہ خاکہ نگاری کی ہے۔ خاکہ نگاری ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی شخص کے حقیقی خد و خال قارئین کے سامنے پیش کیے جائیں، یعنی جو پڑھنے والے ہیں اس کے کسی ایک شخص کو تحریری طور پہ اس کے جو خد و خال ہیں، اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کی قد کے بارے میں، اس کے نقوش کے بارے میں، اس کی رنگت کے بارے میں، اس کے بال کے بارے میں تحریری طور پہ جو اگر آپ بیان کریں اسے خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ غیر افسانوی ادب میں رپورتاژ، اصطلاح میں رپورتاژ اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی علمی یا ادبی جلسے کی رودات یا کسی مشاعرے کی رپورٹ یا کسی حادثے واقعے، وہ جنگی بھی ہو سکتا ہے، غیر جنگی بھی ہو سکتا ہے، کا آنکھوں دیکھا حال بڑی صداقت اور ادبیت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ تو رپورتاژ کو ایک پرسنل ڈائری کے طور پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پرسنل ڈائری جو ہے کسی بھی جگہ کی جو آپ نے سیر لکھی ہے اس کو جو ہے نا۔ آگے ہمارے پاس نیکسٹ جو سلائیڈ آئی ہے وہ ہے اصناف سخن، یعنی شعر و شاعری جو ہے اس کی مختلف اقسام ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم لغوی معنی تعریف کرنے، خوبیاں بیان کرنے، بڑائی و بزرگی کا اقرار کرنے کے ہیں، حاجت اور مشکل کو شاہ ماننے اور اپنا مالک اور آقا تسلیم کرنے کے ہیں۔ لیکن یہ لفظ کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا
کیونکہ لفظ حمد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس لیکچر کو ویسے تو سلائیڈ کی صورت میں کوشش کیا گیا ہے کہ جی مکمل انفارمیشن موجود ہو، لیکن پھر بھی میں ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی وصف و خوبی اور تعریف و توصیع کے ہیں، لیکن عرف عام میں نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و ستائش اور تعریف و توصیع بیان کرنے والی منظومات کو کہا جاتا ہے، یعنی جو نظم کی صورت میں جو وزن کے ساتھ جو ہے نا لکھی جائے تو نعت کہتے ہیں۔ یہ شاعری کی بات ہو رہی ہے تو یقیناً صاف ظاہر ہے اس میں وزن، قافیہ، ردیف اور ان چیزوں کا جو ہے نا وہ لازم ہے۔ منقبت، اسی طرح منقبت جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تعریف، وہ منقبت کی جمع مناقب ہے۔ اصطلاح شعر میں منقبت سے مراد ایسی نظم ہے جس میں صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام، خاص کر اہل بیت کے فضائل کے لحاظ سے بھی، خاص کر اس میں حضرت علی علیہ السلام کے جو فضائل ہیں ان کو اگر شاعری کی صورت میں بیان کیا جائے تو اس کو منقبت سے زیادہ منسوب کرتے ہیں۔ جیسے حمد اور نعت کا ایک تذکرہ ہے کہ حمد اللہ پاک کی بزرگی اور برتری کا نام ہے، اسی طرح جو نعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے، تو اسی طرح منقبت کو بھی کسی حد تک منسوب جانا جاتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ جس طرح حمد اور نعت ہے اس طرح منقبت لازم نہیں ہے۔ مناجات اکثر طور پر نظم یا نثر کی صورت میں خدا کی بارگاہ میں شکرانہ بجا لاتے ہوئے اپنی حاجات پیش کرنا یا راز و نیاز کرنے کو کہا جاتا ہے۔ توبہ اور گناہ کو ترک کرنے کو بھی مناجات کہتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے غزل۔ اصطلاح شاعری میں غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس کا ہر ایک شعر جو الگ اور مکمل موضوع مضمون کا حامل ہو اور اس میں عشق و عاشقی کی باتیں بیان ہوئی ہوں، خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی ہو۔ تاہم آج کل کی غزل میں عشق و عاشقی کے علاوہ ہر موضوعات پر اظہار خیال پیش کیا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ قصیدہ۔ قصیدہ کے لغوی معنی قصد، ارادہ کرنے کے ہیں، گویا قصیدے میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کا قصد کرتا ہے۔ قصیدہ کے دوسرے معنی مغز کے ہیں، یعنی یہ اپنے موضوعات و مفاہیم کے اعتبار سے دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں وہی نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم و اعضاء میں سر یا مغز ہوتی ہے۔ تو مرثیہ عربی زبان کا لفظ رثا سے نکلا ہے۔ اس طرح اس لفظ کا مطلب مرنے والے پر آہوازاری کرنے۔ عام طور پر اردو میں مرثیہ نگاری اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا جو واقعہ کربلا پہ مظالم ہوئے اور حضرت حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا جو بیان ہے اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح شہر اشوب جو ہے وہ کسی شہر، بستی یا ملک میں رونما ہونے والے فتنہ و فساد کے جو حالات ہوتے ہیں، مصیبتوں کے جو مسائل ہیں، کسی بھی شہر کے اجڑنے کی جو داستان ہے، جو کہانی ہے، منظوم انداز سے ہے، تو اس کو شہر اشوب کہتے ہیں۔ وسوخت کیا ہے؟ وسوخت کا لفظ واسوختین سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی عاشق کا معشوق سے منہ موڑنا ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں وسوخت اس انداز کو کہتے ہیں جس میں عاشق محبوب کی مطلون میں راجی ہرجائی پن اور بے وفائی کو دیکھ کر اسے بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور کسی دوسرے معشوق سے دل لگانے کی دھمکی دیتا ہے۔ مطلب کہ جی وہ اگر اس کا محبوب اس کی بات نہیں سنے گا تو وہ یقیناً یہ جو اس سے محبت کا ایک وہ دعویٰ کر رہا ہے تو یہ محبت کا دعویٰ ختم کر کے وہ یہ دعویٰ کسی اور محبوب کی طرف بھی موڑ سکتا ہے، تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے۔ ریختہ اردو میں نسوانی شاعری کی ایک شکل ہے جسے مرد شاعروں نے تخلیق کیا ہے۔ اس صنف شاعری میں خواتین کی زبان میں ان کے اپنے بارے میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں لکھنؤ، ریاست اودھ جو موجودہ اتر پردیش ہے، بھارت میں ہے، اس کی ابتدا ہوئی۔ سعادت یار خان رنگین کو اس کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ گیت بھی اردو شاعری کی
या असनाफ़ सुख़न की एक किस्म है। मौसीकी में गीत सुरों की एक ऐसी लहर होती है जिसमें इंसानी आवाज़ भी शामिल हो और वो गीत के बोल गाए। गीत को गाया जाता है और इंसानी आवाज़ जो सुर में अदा की जाती है उसके साथ आलात मौसीकी का भी इस्तेमाल किया जाता है। पैरोडी एक और किस्म है असनाफ़ सुख़न की। तहरीफ निगारी या पैरोडी एक अदबी तर्ज तख्लीक जिसमें किसी नज़म या नसर की नकल करके मज़ाह का रंग पैदा किया जाता है। उर्दू अदब में उर्दू की आखिरी किताब जो इब्न इंशा की तसनीफ़ है वो पैरोडी की बेहतरीन मिसाल है। तो हजू बदगोई ग़ीबत नज़म में बुरा भला कहना, यानी एक ऐसा कलाम जिसमें किसी ख़ास बंदे को एक टारगेट किया जाए और उस पर मुख्तलिफ़ तरह का जो है ना, यानी उसकी एक ऐसी खाका नगारी पेश की जाए जिसमें उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो उसको हिजो कहते हैं जी। मसनवी मसनवी का लफ्ज़ अरबी के लफ्ज़ मसना से बना है और मसना के मैनी दो के हैं। इस्तिलाह में हायत के लिहाज से ऐसी सिनफ़ सुख़न और मुसलसल नज़म को कहते हैं जिसके शेर में दोनों मिसरे हम काफ़िया हों और हर दूसरे शेर में काफ़िया बदल जाए, लेकिन सारी मसनवी बहर में हो। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रुबाई। रुबाई अरबी का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी चार चार के हैं। रुबाई की जमा रुबायात है। शायराना मज़मून में रुबाई उस सिन्फ़ का नाम है जिसमें चार मिसरों में एक मुकम्मल मज़मून बयान किया जाए। रुबाई का वज़न मखसूस है। पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में काफ़िया लाना ज़रूरी होता है। इसी तरह एक और किस्म है कता। कम अज़ कम दो शेरों पे मजमूए को कता कहते हैं। कता की जमा कतात है। मतला की कैद से आज़ाद और अशार की पाबंदी से मुबर्रा होता है। हर शेर का दूसरा मिसरा काफ़िया और रदीफ़ से मज़ीन होता है। कता एक वस्फ़ ख़ास हकीकी है। यहाँ है कि जी मतला की कैद से आज़ाद होता है, ये बड़ी कोई नज़म है तो वहाँ शायर जो है ना वो इब्तदा और फिर मतला और मक्ता का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल कता में मतला जो है वो आज़ाद है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो है ना मतला हो। मुसम्मत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी परोई हुई चीज़ के हैं, या मोतियों की लड़ी को भी आप कह सकते हैं कि मुसम्मत कह सकते हैं। मगर उर्दू शायरी की ये कोई हायत नहीं बल्कि 8 मुख्तलिफ़ हायतों का मजमूआ है। वो 8 कौन सी हैं? उसमें मुसल्लस है, मुरब्बा है, मुसद्दस है, मुसब्बा है, मुसम्मन है, मुतस्सा है, मुअश्शर। ये 8 जो उसकी हायतें हैं तो उसको जो है मुसम्मत कहते हैं। ये बाकायदा तौर पे कोई ऐसे समझ लें कोई किस्म नहीं है शेर व शायरी की। त्राइले बुनियादी तौर पर फ़्रांसीसी शायरी की एक मकबूल सिनफ़ है, मगर उर्दू में भी इस सिनफ़ का इस्तेमाल है। ये एक तरह की पाबंद नज़म है और एक ही बंद में नज़म मुकम्मल हो जाती है। ये 8 मिसरों पर मुश्तमिल नज़म होती है। इसमें सिर्फ 2 काफ़िये होते हैं और इन काफ़ियों की एक ख़ास तरतीब होती है। इसमें पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवां, सातवां और दूसरा, छठा, आठवां मिसरा हम काफ़िया होते हैं। इसकी तरतीब बता दी गई है। हायत के लिहाज से इसका जो गठबंधन है उसको तराई कहेंगे। मज़ीद आगे हमारे पास तरकीब बंद। एक बहर में मुख्तलिफ़ काफ़ियों वाले चंद बंद लिखना और हर बंद के बाद एक ऐसा शेर लाना जो वज़न में मुत्तफ़िक़ और काफ़ियों में मुख्तलिफ़ हो, जिसकी तकरार ना हो। इन बंदों पर मुश्तमिल कलाम में तरकीब बंद कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है तरजीह बंद। तरजीह बंद इस्तिलाह अरूज़ में जब शायर चंद ऐसे बंद जो बहर में मवाफ़िक़ और काफ़िया में मुख्तलिफ़ हों बयान करता है और हर एक बंद के बाद एक उसी वज़न और मुख्तलिफ़ काफ़िये की मुअय्यन बैत इस तरह बार बार लाता है कि ये बैत हर बंद के बैत आखिर के मज़मून से मरबूत हो, तो इसे तरजीह कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइको। हाइको जापानी शायरी की एक सिनफ़ है। अपनी मकबूलियत की वजह से दुनिया की और ज़ुबानों में भी मुरव्वज है। आम तौर पर ये 3 सत्रों पर मुश्तमिल है। एक हाइको में 17 पहली सतर में वो उसकी तकसीम बताई गई है। पहली सतर में 5, दूसरी में 7 और तीसरी में 5 अल्फाज का इस्तेमाल। तो इस तरह ये 17 अल्फाज पे मुश्तमिल जो एक ऐसे समझ लें कि जी एक शायरी की सिनफ़ है उसको हाइको। नसरी शायरी वो नज़म जिसमें काफ़िया, रदीफ़ और बहर की ज़रूरत नहीं होती, अलबत्ता वज़न का होना
ہے تو اس کو نثری شاعری کہتے ہیں۔ بالآخر ہماری آخر پہ جو ہے وہ ہے نظم۔ نظم شاعری کی ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک خاص موضوع پہ لکھی جاتی ہے۔ نظم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں حایت کی کوئی قید نہیں ہوتی، یہ بحر اور قافیہ سے پابند بھی ہوتی ہے اور ان قیود سے آزاد بھی ہے۔ اس میں مضامین کی وسعت بھی ہوتی ہے اور نظم کی جو ہے وہ مختلف اقسام ہیں۔ بنیادی طور پہ جو ہے یہ پابند نظم، طویل نظم، مرعا نظم، آزاد نظم اور نثری نظم۔